नमस्कार, प्रणाम, आदाब साथियों। कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मेरा नाम मनीष है और हम और आप आज मिल करके कुछ चीज़ों को सीखने जाएंगे, जिसमें से हम लोग का सब्जेक्ट रहेगा मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का। तो किसी भी सब्जेक्ट को सीखने से पहले, समझने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लें, फिर उसके हम लोग थोड़ा सिलेबस को समझें और सिलेबस के साथ साथ ही हम लोग को चलना है। आउट ऑफ द सिलेबस हम लोग को बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग का जो टीचिंग का जो सिलेबस डिज़ाइन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना होता है, ताकि हम लोग आगे अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से सही कर सकें और एग्जाम में अच्छे स्कोर ला सकें। एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक्चुअली जो एग्जाम जो होता है, एग्जाम पैटर्न जो होता है आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता। स्पेशली हम लोग देखा जाए तो साइकोलॉजी का जो होता है, तो अगर 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है तो 30 में से 27 या 28 आपका क्या बोला जाता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो बताने से पहले सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आपके डेस्क पे जहां आप लोग पढ़ते हैं वहां पे आपका सिलेबस होना चाहिए। और तैयारी, किसी भी चीज की तैयारी करने का 3 चीजें होती हैं, सबसे मस्ट चीजें होती हैं। पहला कि आप उसका क्या करेंगे कि उसकी सामग्री पढ़ेंगे। सामग्री के बाद आप क्या करेंगे, उस पे आप लोग उसका सामग्री को पढ़ने के बाद जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो टॉपिक के बाद से आप लोग उसका क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब सामग्री के बाद रिवीजन, और रिवीजन के बाद आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्या होता है आपका प्रैक्टिस होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ें या दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले आपको कंटेंट पढ़ने होंगे, उसके साथ आपको रिवीजन जरूरी है, और तीसरी चीज प्रैक्टिस। तो अगर हमने आपका एक जो क्या बोला जाता है कि सिलेबस डिजाइन किया है कि हम आपको 6 महीने में ये सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे, तो 6 महीने का अर्थ होता है कि हम सामग्री पढ़ाएंगे, साथ साथ रिवीजन कराएंगे और 5 महीने, अप्रोक्स 5 महीने में आपका क्या किया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करा के और लास्ट का जो समय होता है उसमें हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, सबसे ज्यादा। नहीं तो आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ें, आज तक याद नहीं है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आपकी क्या नहीं हुई थी, रिवीजन नहीं हुई थी। और टाइम से और प्रैक्टिस का यही रोल होता है दोस्तों, कि प्रैक्टिस का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि हम लोग एग्जाम में 2.5 घंटे में पेपर करने हैं। अभी आप बिना प्रैक्टिस का जाओगे तो आपको क्वेश्चन तो आ रहे होंगे, ये दोनों काम तो आपने पूरा कर लिया, आपको क्वेश्चन तो आ रहे होंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, 2.5 घंटे कम पड़ जाएंगे और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। प्रैक्टिस क्या करता है कि आपके दिमाग को 2.5 घंटे के अंदर सारे चीजें कंप्लीट करने के लिए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए वो आपको क्या कर देता है, आपको आपके दिमाग को उस हिसाब से सेटल कर देता है। और आप उसको क्या करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से 2.5 घंटे से कम टाइम में आप लोग उसको कंप्लीट करके और एक क्विक रिवीजन भी मार देते हैं कि हमारा कहीं गलत नहीं हुआ है। तो चलिए, लेट्स, इतना ही बताना था ये सारे सब्जेक्ट के लिए। अब हम लोग अपना पर्सनल सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान का अभिप्राय क्या होता है, मन प्लस विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका आरंभ कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तभी हम समझ पाएंगे कि इसका अर्थ क्या होगा और इसका यूटिलाइज क्या है, जो डेली लाइफ में हम लोग करते हैं। सब्जेक्ट को पढ़ने का अर्थ क्या है। तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जब चीजों को बाय सिस्टमेटिकली हम लोग शुरू करेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बताएंगे। अभी एक हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। ओवरव्यू में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है
कि हम लोग क्या करते हैं कि इसका इतिहास देखते हैं। इतिहास कैसे हुआ, जैसे जस्ट लाइक मान लीजिए कि जब शुरुआत में ये क्या था, ये कहाँ से निकला है, मनोविज्ञान निकला है आपका दर्शन शास्त्र से। कहाँ से निकला है, दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र मतलब कि फिलोसफी से निकला हुआ है। तो दर्शन शास्त्र से क्या निकला था, मनोविज्ञान निकला था। उस समय दर्शन शास्त्रियों का यह मत था कि वो लोग आत्मा और परमात्मा पे बहुत ज्यादा बल देते थे। तो दर्शन शास्त्र में क्या होता था कि आत्मा की बहुत ज्यादा धारणा विकसित हुई थी। तो उस समय के जैसे कि आपका आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज किसमें होते हैं, तीन दार्शनिक में कंफ्यूज होते हो। वो कंफ्यूजन देखिए हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी और आपका माइंड का जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है क्लियर होगा। और इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। रटना आपको कुछ नहीं पड़ेगा, 90% चीजें आपको समझाई जाएगी। 10% जहां आपको लगेगा कि हमें आपको रटाना है, हमको वहां पे हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको रटना नहीं है। मल्टीपल डिवीजन जब हम लोग करने जाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपके यहीं पे देख लीजिए कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमको सुकरात में, प्लेटो में, अरस्तु में। इसका कंफ्यूजन नहीं है, सीधा आपको क्या करना है, सीधी सीधी चीजें आपको क्या कर लेनी है, SPA। ये आपका ट्रिक भी हो गया, याद भी हो गई। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लेटो थे। प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु थे। यहीं से चीजें शुरू हुई थी। इस तरह से हम आपको ट्रिक भी बता दिया करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इन लोगों ने सबसे पहले क्या कहा था, इन लोगों ने इन लोगों ने, इन दोनों में से प्लेटो और अरस्तु ने दोस्तों, इन्होंने कहा था कि आत्मा जो है, आत्मा के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, मनोविज्ञान को समझेंगे। मतलब कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था शुरुआत में, प्लेटो और अरस्तु ने। ठीक, तो इसके जनक क्या कहे जाएंगे, हम लोग देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि यहां से हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, हम यहां ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद से जैसे जैसे समय गुजरा, बातें आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते बात कहां पे गई कि कुछ समय बाद कुछ और लोग आए, कुछ और मनोवैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या कहा था कि आत्मा को तो हम देख नहीं पाएंगे, तो आत्मा क्या चीज होती है। उन लोगों ने आगे आगे बढ़कर के इसको क्या कहा था, मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा था, पोम्पोनोजी ने। किसने, इसके बाद आत्मा के बाद क्या आया था, मन का विज्ञान। पोम्पोनोजी ने मन के विज्ञान को, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था, पोम्पोनोजी ने। इसके बाद चीजें और आगे बढ़ी, तो आगे चल के आपका विलियम वुंट आए, विलियम जेम्स आए, और भी दार्शनिक थे। उन लोगों ने कहा कि आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, मन तो दिखाई नहीं देता है। इस आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है आत्मा और मन का विज्ञान है। तो उन लोगों ने क्या किया था कि चेतना को ऊपर बल दिया था। हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं, जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो डीप जाके पढ़ाएंगे। इसमें कुछ संप्रदाय आते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि क्लासेस, उसकी स्कूल से बोलते हैं। तो उसमें जब हम आएंगे, जैसे कि आपका अंतरदर्शन हो गया, बहिर्दर्शन हो गया, आपके जो स्कूल से आएंगे मतलब संप्रदाय आएंगे, जैसे कि बहिर्दर्शन विधि में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अभी हम इसके बाद से इन्होंने किसको क्या कहा था, मन के विज्ञान के बाद चेतना का विज्ञान। ठीक, वुंट थे सहयोगी के रूप में, और क्या बोलते हैं, जेम्स थे। विलियम लगा दीजिएगा। ठीक, अब इन तीनों के बाद से आए आपके क्या बोलते हैं कि इन तीनों के बाद से आपके आए थे वाटसन आए थे। वाटसन ने कहा था कि आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, ये तीनों तो दिखाई नहीं देती हैं, हम कैसे मानेंगे कि ये मनोविज्ञान है। ये हमको मूर्त रूप में देखना है ना। एक्चुअली क्या हुआ था दोस्तों कि जब चेतना का विज्ञान को मनोविज्ञान कहा था, तो इन्होंने क्या कहा था कि चेतना दिखाई देती है। मतलब कि सबसे पहले लिप्जिंग शहर में, आपको पता होगा कि लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट ने क्या किया था,
पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी, अब उसका प्रयोगात्मक होने लगा। अब किसी भी चीज का प्रयोग तभी हम कर पाएंगे जब उसको मूर्त रूप से देखेंगे। जैसे आप इसी के देखिए, मनोविज्ञान का क्या लगा है, विज्ञान लगा था। विज्ञान अपने रूप में क्या मांगता है, कुछ प्रयोग मांगता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जब हम प्रयोग के रूप में ये ला दिए तो उसके बाद चीजें क्या हो गई, मूर्त रूप में चलने लगी। जब चीजें मूर्त रूप में चलने लगी तो वाटसन ने कहा था कि ये तीनों तो वैसे भी दिखाई नहीं देती हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उन्होंने कहा था कि व्यवहार दिखाई देती है, इसलिए इसके व्यवहार के विज्ञान को क्या कहा था इन्होंने, मनोविज्ञान। वाटसन ने इस तरह से करके इसके इतिहास चले थे, और आज व्यवहारवाद को ही इन्होंने दिया था। ये हम बोले थे साइकोलॉजी के सॉरी स्कूल्स के बारे में, वाटसन के विज्ञान को क्या बोला जाता है, व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। अब इसके बाद से इतनी सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद से हम लोग आगे चलेंगे कि इस पे अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वही आएगा आपका कि आपका आत्मा का विज्ञान को मनोविज्ञान किसने कहा था, प्लेटो और अरस्तू ने। अरे मनोविज्ञान को, फिर मन के विज्ञान को, अरे मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था, पोम्पोनोजी ने। चेतना का विज्ञान किसने कहा था, विलियम वुड जेम्स ने। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, वाटसन ने। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। और चौथी चीज है इस समय जो अपडेटेड है, जो आज साइकोलॉजी के समय में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको इकलौता है कि वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है तो व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन इसके साथ चीजें एक और जुड़ जाती हैं, ये आपका मन वाला, मतलब कि मानसिक संक्रियाएं। अगर कहीं आपको ऑप्शन में ये दिखे व्यवहार प्लस मानसिक संक्रिया, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आज के समय में यही दोनों चीजें मान्यता है कि मनोविज्ञान इस समय व्यवहार और मानसिक संक्रिया का विज्ञान है। अगर ये मानसिक संक्रिया आपको नहीं दिख रही है तो आप सिर्फ व्यवहार मारोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक ओवरव्यू था। अब हम लोग कुछ टॉपिक उठाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लर्निंग कर रहे हैं, तो लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। या फिर लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा, देखिए किसी चीज में लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है, मोटिवेशन जरूरी होता है। क्या चीज, मोटिवेशन जरूरी होता है, अभिप्रेरणा जरूरी होता है। तो हम आपको ये आज बता दे रहे हैं कि लर्निंग से क्वेश्चन आजकल के समय में नया कैसे बन रहा है। पहले आपका क्या था, संकुचित क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिससे आप कुछ टैग वर्ड याद कर लिए तो आपका सीटेट हो जाता था। लेकिन आप जो पिछला एग्जाम देखेंगे, इस समय टैग वर्ड से काम नहीं चलेगा, चीजें कंसेप्चुअल पूछी जा रही हैं। और उसको देखने के लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे आपका लर्निंग के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। लर्निंग को हिंदी में दोस्तों हम कहते हैं अधिगम। अधिगम, ठीक। अब अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो पहले जो क्वेश्चन सीटेड बनाता था एक ऑप्शन उसमें डाल देता था सीखना। लेकिन आप खुद सोच के बताइए कि अब वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वैसा पूछ ही नहीं रहा है सीखना, तो ये तो इसका एक अर्थ हो गया सीखना। क्लियर। अब आप बताइए कि यहां से क्वेश्चन बना के पूछ चुका है। अब इसके बाद से इस समय जो अभी हाल फिलहाल के जो अदर स्टेट में यहाँ पे एग्जाम हुए हैं, उसमें एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिससे सबसे देखिए इतना ध्यान, बेहतरीन चीज है। अधिगम का क्या अर्थ होता है, सीखना। और अधिगम का एक व्यापक अर्थ होता है कि व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा कलर लेते हैं। व्यवहार में परिवर्तन। अब आप देखिएगा यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। एक क्वेश्चन आएगा कि अधिगम का अर्थ है, पहला ऑप्शन दिया रहेगा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक। अब आप बताइए कि व्यवहार में परिवर्तन, और आपको मालूम है एक क्वेश्चन यहाँ पे एक ऑप्शन और देगा कि अस्थायी परिवर्तन। और एक देगा इस पे अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ठीक। देखिए आजकल क्वेश्चन आप पिछले पेपर उठाइए, कहीं का उठाइए, ये क्वेश्चन बन रहा है व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन कैसा, पहला ऑप्शन स्थायी परिवर्तन, या फिर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या तीसरा आपका ऑप्शन दे दे मान लीजिए कि दोनों।
या फिर एक और यहाँ पे ऑप्शन बना देता है अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, और एक चौथा ऑप्शन अगर ये दोनों ना देगा तो एक और ऑप्शन बना देगा कि अस्थायी परिवर्तन। तो देखिए व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन कैसा होता है, अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कैसा होता है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आप एक ध्यान दीजिएगा कि व्यवहार में परिवर्तन हम लोग को कैसे कैसे होता है, वो चीजें आइए देखिए। मूल प्रवृत्ति के द्वारा भी आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, निद्रा के द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन होगा, बीमारी के द्वारा भी होगा, दुर्घटना के द्वारा भी होगा। ठीक है, मूल प्रवृत्ति, निद्रा, बीमारी, दुर्घटना, परिपक्वता, ये क्वेश्चन उठा के पूछता है। हम बता रहे हैं यहां से क्वेश्चन बनता कैसे है। मूल प्रवृत्ति, निद्रा, बीमारी, देखिए व्यवहार में परिवर्तन, अब व्यवहार में परिवर्तन तो इनसे भी होता है और व्यवहार में परिवर्तन आपका इनसे भी होता है। हमने कहा कि व्यवहार में परिवर्तन इनके द्वारा भी होता है, व्यवहार में परिवर्तन इनके द्वारा भी होता है, लेकिन हमें यह देखना है कि हमने क्या यहाँ पे पढ़ा था कि अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। इन बाकी चीजों को थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। ठीक, अब देखिए ऐसा परिवर्तन व्यवहार में, शिक्षा के द्वारा ऐसा परिवर्तन जिससे कि हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन हो। अपेक्षाकृत का मतलब हुआ कि ये अब ये लाइन बड़ी है, ये लाइन बड़ी कब है, जब ये लाइन छोटी है। ठीक है, तो इसकी अपेक्षाकृत, इसका मतलब हम लोग हुआ कि हम इससे पहले नहीं सीखे थे, अब हम लोगों ने सीख लिया। अब वो क्या हुआ, उसके अपेक्षाकृत पहले नहीं सीखे थे, उसके अपेक्षाकृत हमारा परिवर्तन क्या हो गया, अस्थायी हो गया। ठीक है, अब आप बताइए कि निद्रा के द्वारा आप सोते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, आप सो गए, आप कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं। बीमारी हुई कोई, आप कई दिनों तक बेड में हॉस्पिटल में पड़े रहे, ठीक, उसके बाद से आपका दुर्घटना हुआ, आप वहां पे, उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन हुआ। परिपक्वता हुआ, एक जैविक क्रिया होती है, इसके तरफ व्यवहार में परिवर्तन हुआ। इनके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है ये टेम्परेरी होते हैं। हमने क्या कहा था कि अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं, ये अस्थायी परिवर्तन कहलाते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं ये। ठीक, और हमने क्या कहा कि ये परिभाषा नहीं हो पाएगी क्योंकि अपेक्षाकृत हमें क्या था, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन चाहिए। तो इनके द्वारा क्या होती है, अस्थायी परिवर्तन होता है, और अस्थायी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम नहीं मानते हैं। अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं मानते हैं। तो परिवर्तन कैसा होता है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अब देखिए आप लोगों ने बीएड किया या बीटीसी किया, आप लोगों ने वहां ट्रेनिंग लिया, मतलब इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण। अनुभव हुआ, आपका एक्सपीरियंस, आपने अनुभव लिया, कहीं पढ़ाया, कुछ भी किया, अब आपने अभ्यास किया, प्रैक्टिसेस किए, तो उसके द्वारा ही परिवर्तन हुआ। तो केवल और केवल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, केवल और केवल इन तीनों के द्वारा ही क्या होता है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। इसके ये टेम्पररी नहीं होता है, काफी दिनों तक चलता है। और इसके द्वारा हुआ मतलब कि इन तीनों के द्वारा, देखिए ऑप्शन में आपको यही तीनों मिलेंगे, इन तीनों के द्वारा हुआ अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन यही बन रहा है आजकल के समय में, अधिगम उठाएगा, अधिगम से ये चीजें पूछना बंद कर दिया है, उसका बहुत आप पे मेहरबान होगा तो पूछ देगा, नहीं तो अब क्वेश्चन यही बन रहे हैं, प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास। इसको आप लोग को रटना नहीं है, इतना बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, या फिर आप तर्क लगाइए। मनोविज्ञान जो होता है कि हम लोग के व्यवहार में शामिल होना चाहिए, तर्क लगाइए कि प्रशिक्षण के द्वारा आप लेते हैं, अनुभव के द्वारा आप लेते हैं, अभ्यास के द्वारा लेते हैं। अब इनके द्वारा एक बार आप देख लीजिए, देखिए इनके द्वारा हुआ परिवर्तन अस्थायी हुआ, क्योंकि कुछ समय के बाद आप वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे, आपने तो कुछ सीखा नहीं। ऐसा थोड़ी कब ठीक हो गए तो दोबारा जाके बीमारी के बाद, दुर्घटना को दोबारा जाकर हॉस्पिटल में थोड़े ना लेटने जाएंगे। और इनके द्वारा क्या आपने प्रशिक्षण दिया, बाबा मूव करेंगे आगे बढ़ेंगे, अनुभव लेंगे, मूव करेंगे आगे बढ़ेंगे, वो चीजें आपके व्यवहार में संचित हो जाएंगी। और ये अभ्यास के द्वारा भी आप सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम बता रहे हैं कि यहाँ से पूछ देगा, आपका पहला ऊपर क्वेश्चन क्या डालेगा कि
अधिगम होता है। अधिगम होता है। पहला ऑप्शन ये डाल देगा, दूसरा ये डाल देगा, तीसरा ये डाल देगा, या फिर इनमें से कोई और कोई उठा लेगा और चौथा इनमें से कोई एक डाल देगा। तो आप इन चीजों को छोड़ेंगे, इनमें से कोई एक ढूंढेंगे, उनके द्वारा हुआ परिवर्तन को इनके द्वारा व्यवहार में किया जाएगा अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, और इन्हीं को हम क्या मानेंगे, अधिगम मानेंगे। और ये पूछना होगा कि अधिगम नहीं होता है तो इन तीनों को दे देगा, इनमें से एक ऑप्शन उठा के दे देगा। यही तरीका होता है इसको समझने का। तो देखिए अधिगम से पहला क्वेश्चन क्या बनाएगा कि व्यवहार में कैसा परिवर्तन है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। और उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएगा कि कैसे होगा, ये प्रशिक्षण से होगा, अनुभव से होगा कि अभ्यास से होगा। तो इन तीनों के द्वारा हुआ परिवर्तन को अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इन्हीं के द्वारा परिवर्तन को हम क्या मानते हैं, अधिगम मानते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका 2 नंबर, एक क्वेश्चन वो और एक क्वेश्चन ऐसे आपके नंबर मिलते हैं। ठीक है, आजकल आप लोग यकीन ना हो तो आप एक बार जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, क्वेश्चन आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। हमने ऑलरेडी दोस्तों 5-6 स्टेट का एग्जाम क्रैक किया हुआ है और साइकोलॉजी में मेरा 29 नंबर था, और मुझे इसके बारे में आइडिया है कि कैसे कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना जानते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम आपको कितना बेहतर समझा पाते हैं। ठीक है, चलिए धीरे धीरे हमारी और आपकी बॉन्डिंग बनेगी और चीजें सही होने लगेंगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग चीजों को, हम लोग बॉन्डिंग होने लगेगी तो हमारा फ्लुएंस बेहतर हो जाएगा, और फ्लुएंस जैसे बेहतर होगा तो हम लोग कनेक्टिविटी बेहतर कर लेंगे।